हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 48 को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा या चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप आसानी से डेली प्रैक्टिस सेट को कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आपको एक नंबर में पूछा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली विद्वान का नाम था। बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बंगाली का नाम क्या था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये था आपका श्री ज्ञान अतीश था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में नाम था जो मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 2 नंबर में बताना है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो बताइए कि दिल्ली चलो का नारा ये किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दिल्ली चलो की नारा की अगर हम बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा जो है जय हिंद का भी नारा दिया गया था। और दिल्ली चलो का नारा की अगर हम बात करें तो ये कब दिया गया था, तो ये 1942 में दिया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 3 नंबर में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का प्रथम विभाजन कब किया गया। तो बताइए कि ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन कब किया गया, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कब किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 1905 में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। अगर हम बात करें कि ये किसके शासनकाल में किया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ये किया गया था। और कब किया गया था बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें कि ये कब किया गया था, तो ये आपका 20 जुलाई 1905 को किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको इसे याद रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर में बताना है, बृहस्पति पृथ्वी से कितना बड़ा है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि बृहस्पति ग्रह जो है ये पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये 11 गुना बड़ा है पृथ्वी की तुलना में बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 5 नंबर में पूछा जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। और ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कौन थे, तो ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। अगर हम बात करें कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, ये पूछा जाता है कि अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, जो भी देश काफी फेमस होते हैं उसके बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। तो यह हुआ था आपका 4 जुलाई 1776 को हुआ था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 6 नंबर में पूछा रहा है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। तो बताइए कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो था ये कहाँ पर स्थित था, ये आपको यहाँ पर बताना। ये जो फोर्ट विलियम में स्थित था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर में पूछा है, प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है। तो बताइए कि प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सही नामावली की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 8 नंबर में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो संपत्ति का अधिकार जो ये मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है ये जो पहले मौलिक अधिकार था। अगर हम बात करें ये कब मौलिक अधिकार था, तो 1979 के पहले की अगर हम बात करें तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, क्या मतलब ये 44वां जब संविधान संशोधन हुआ 1779 में जब हुआ, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था इसको खत्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी, ये कौन थी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रथम महिला फिल्म नायिका जो राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई थी ये कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका नरगिस दत्त थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 10 नंबर में पूछा जा रहा है, एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या बताई जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं। तो बताइए एंग्लो इंडियन की सर्वाधिक संख्या आपको यहाँ पर बताना है जो लोकसभा के लिए मनोनीत हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और वही अगर राज्यसभा की बात करें तो इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जाता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 552 हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 552। और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो ये 12। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको याद रखना। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 11 नंबर में पूछा जा रहा है,
₹1 की करेंसी पर नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो बताइए कि ₹1 की जो करेंसी होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। भारत के प्रधानमंत्री के होते हैं, या भारत के राष्ट्रपति के होते हैं, या भारत के वित्त मंत्री के होते हैं, या फिर भारत के वित्त मंत्री के होते हैं, या फिर आपको यहाँ पर बताना ऑप्शन डी भारत के वित्त सचिव के होते हैं। ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ₹1 की नोटों की अगर हम बात करें कि इस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो इस पर भारत के वित्त सचिव के होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर सी में देखिए भारत के वित्त मंत्री दिया हो, तो आपको मिस नहीं करना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका भारत के वित्त सचिव के द्वारा इसका जो नोटों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मुद्रास्फीति का तात्पर्य है। तो बताइए कि मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है, ये आपको यहाँ पर बताएं। तो मुद्रास्फीति का जो है इसका सामान्य अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल्य में वृद्धि हो जाना, जिसके कारण मुद्रास्फीति होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। मुद्रास्फीति का मतलब होता है सामान्य मूल्य में सूचकांक में वृद्धि हो जाता है, जिसको मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो बताइए कि चंद्रमा की जो रोशनी होती है इसको पृथ्वी तक पहुंचे, चंद्रमा में जो है किसी भी प्रकार का रोशनी नहीं होता है। सूर्य जब चमकता है, सूर्य के कारण से ही चंद्रमा में क्या होता है कि लाइट होते हैं। तो वहां पर चंद्रमा में जब लाइट पड़ता है सूर्य के द्वारा, तो वो रिफ्लेक्ट होकर जो पृथ्वी तक पहुंचती है, इसमें कितना समय लगता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसमें 1.3 सेकंड लगता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर याद रखना कि पृथ्वी का जो उपग्रह माना जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो ये आपके चंद्रमा को माना जाता है। ठीक है, चंद्रमा होता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहा जाता है। तो दीप्तिमान कहने का मतलब है कि जो चमकीला सतह होता है सूर्य का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, आपको यहाँ पर बता। एक होता है दीप्तिमान होता है, और दूसरा आपका होता है दीप्तिमान। दीप्तिमान के मतलब जैसे रेडियम सब आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल के लिए। तो यही यहाँ पर आपको बताना है कि दीप्तिमान के लिए आपको यहाँ पर बताना है कि दीप्तिमान जो सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होते हैं, जो चमकीला सतह होते हैं, जो चमकते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बता। इसको प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि ज्वार भाटा किस समय सबसे अधिक हुआ करता है। तो बताइए कि ज्वार भाटा सबसे अधिक किस समय हुआ करता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किस समय हुआ करता है। तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा हुआ करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये कब होता है, तो ये अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। जब भी अमावस्या और पूर्णिमा का दिन होगा तो उस दिन आप देखिएगा कि मौसम खराब रहता है। तो इसी कारण से खराब होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा पर आ जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जिसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 16 नंबर में पूछा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज देश में है। तो बताइए ये कहाँ पर है, तो ये आपके कनाडा में है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 17 नंबर में बताना है कि भैया दूज पश्चिम बंगाल में डैश के नाम से जनप्रिय है। तो बताइए कि भैया दूज पश्चिम बंगाल में डैश के नाम से प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि किस नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो है भाई फोटा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर में पूछा रहा है कि नौका डूबी पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइए कि नौका डूबी पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी। ये आपको यहाँ पर बताना है कि मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी, ये आपको यहाँ पर बताना। इसमें मुगल का हुकूमत था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और मयूर सिंहासन की अगर हम बात करें कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके शाहजहां के द्वारा किया गया था। मयूर सिंहासन जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना कि ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 20 नंबर में पूछा रहा है इलेक्ट्रॉनिक लैंप का आविष्कार किया है। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक लैंप का आविष्कार ये किसके द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये एडिसन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है सारे प्रश्न को पहले आपको अटेम्प्ट करना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज का सेट कैसा लगा और आप इसमें कितना को आप अटेंड कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 21 नंबर बताना है कि बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो बताइए कि बढ़ती उम्र के वैज्ञानिक को किस नाम से जाना जाता है। ये आपको बढ़ती उम्र के जो वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बता दें। इसको जरा विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 22 नंबर में पूछा जा रहा है अपारदर्शी वस्तु का रंग निम्न में से किस रंग की अवस्था के कारण होता है। तो अपारदर्शी
एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश एक सतह से दूसरे सतह में वो जो है पार कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश एक सतह से दूसरे सतह में पार नहीं कर पाते। तो जब पार नहीं कर पाएगा, जब उसमें प्रकाश की किरण पड़ेगा तो किसके कारण से उसका रंग प्रतीत होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये आपका जो है परावर्तन के कारण से होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाए। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य प्रकाश जो है इसमें 7 अवयवी रंग पाए जाते हैं। जब ये किसी सतह पर पड़ता है, अगर वहां पर लाल आपको दिखाई पड़ा तो इसका मतलब है कि 7 रंग में से 6 रंग को वो क्या करता है कि अवशोषित कर लेता है, और बाकी जो बचते हैं वो क्या होता है कि रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण हमें लाल प्रतीत हो। तो हमें क्या होता है कि वहां पर लाल प्रतीत होते हैं। तो क्या होता है कि जो भी कलर वहां पर रिफ्लेक्ट होता है वही कलर हमें प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है कि अपारदर्शी वस्तु का रंग जो होता है निम्न में से किस अवस्था के कारण होता है, तो ये परावर्तन के कारण से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 23 नंबर में बताना है, जब बर्फ पानी में पिघलता है तो क्या हो सकता है, इसका आयतन बढ़ जाएगा या द्रव्यमान बढ़ता है, या आयतन घटता है या द्रव्यमान घटता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जब भी कोई द्रव को हम बर्फ की अवस्था में उसको परिवर्तित करते हैं तो बर्फ में क्या होता है कि उसके बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जब रिक्त स्थान पाया जाएगा तो वो इसका मतलब है कि उसका आयतन बढ़ जाएगा बर्फ का। और आयतन बढ़ेगा कब, जब उसके बीच में रिक्त स्थान आ जाएगा तब क्या होता है कि आयतन बढ़ जाता है। वही आपको यहाँ पर बताना, जब बर्फ पानी में पिघलता है तो जब बर्फ है तो उसका आयतन अधिक है, और आयतन जब उसका अधिक है उसको जब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा कि छोटा हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि बर्फ को जब पिघलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका आयतन घटता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर बताना है, लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता है, यदि पानी को गर्म किया जाए तो लकड़ी के टुकड़े के साथ निम्न में से क्या होगा। तो बताइए कि जब किसी भी लकड़ी को मान लेते हैं कि ये वात है, इसमें अगर किसी भी लकड़ी के हम टुकड़े को डाल देते हैं, उसके बाद अगर हम इसमें आग जलाते हैं, इसको हीट करते हैं, तब इसमें क्या परिवर्तन हो सकता है लकड़ी में, ये आपको यहाँ पर बताना। तो क्या होता है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो लकड़ी में क्या होगा, यहाँ पर लकड़ी में क्या होगा कि लकड़ी यहाँ पर क्या होगा उबलना प्रारंभ करेगा। जब उबलना प्रारंभ करेगा तो लकड़ी में क्या होगा कि द्रव की मात्राएं इसमें क्या होगा कि समावेशित हो जाएगा, और जब उसमें समावेशित हो जाएगा तो लकड़ी का जो द्रव्यमान है वो अधिक हो जाएगा, और जब लकड़ी का जब द्रव्यमान अधिक हो जाएगा तो ये क्या होगा थोड़ा डूब जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 25 नंबर में पूछा जा रहा है कि यदि लड़का समान रफ्तार से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ है, एक गेंद हवा में फेंकता है तो क्या हो सकता है। तो गेंद उसके सामने आकर गिरेगी, या फिर गेंद उसके पीछे आकर गिरेगी, या गेंद उसके हाथ में गिरेगी, या गेंद वापस नहीं आएगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए जब भी कोई वस्तु को अगर ट्रेन या किसी कार से अगर फेंका जाता है, ऊपर अगर फेंका जाता है, तो अगर वहां पर वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, यानी कि कार में अगर त्वरण हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि वस्तु पीछे की ओर गिर जाएगा। लेकिन वहां अगर एक समान गति से कोई भी वस्तु अगर चल रही है और उसी में अगर वस्तु को या गेंद को ऊपर फेंका जाता है तो वो उसके हाथ में आकर के गिरेगा। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि एक समान रफ्तार से ट्रेन चल रही है, तो एक समान रफ्तार से जब चल रही है तो इसका मतलब उसका हाथ में आकर के गिरेगी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है गेंद उसके सामने आकर गिरेगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गेंद उसके पीछे गिरेगी, तो ये भी ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। गेंद उसके हाथ में गिरेगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 26 नंबर में बताना है। 26 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है, एक ट्यूब लाइट उसी वाट के बल्ब की रोशनी से ज्यादा शीतल क्यों महसूस होती है। तो शीतल कहने का मतलब आप ठंडक बोल सकते हैं इसको, कि एक ट्यूब लाइट उसी वाट की बल्ब की रोशनी से ज्यादा शीतल क्यों होती है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि ज्यादा शीतल क्यों होती है। तो ट्यूब लाइट में क्या होता है कि बिजली का कम खपत होता है, क्योंकि उसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एलईडी बल्ब लगा होता है, जिसके कारण वहाँ पर बिजली की कम, एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो इसका मतलब होगा लाइट एमिटिंग डायोड हो गया। और इसमें क्या होता है कि बिजली का कम खपत हो, जब बिजली का कम खपत हो रहा है इसका मतलब प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, और प्रतिरोध जब कम उत्पन्न होगा तो वहां पर शीतल क्या होगा कि कम महसूस होगा। तो यही यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा कि ट्यूब में बिजली की खपत तुलना बिजली की जो खपत होती है कम होती है, जिसके कारण वो शीतल महसूस होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन साथ ले जाने पर उसकी स्याही घिसने लगती है क्योंकि। बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि एरोप्लेन में जब फाउंटेन पेन साथ लेकर जाते हैं तो उसकी स्याही क्या होता है घिसने लगती है, यानी गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल दबाव समुद्र सतह पर क्या होता है कि दाब की अपेक्षा कम होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 28 नंबर में बताना, सिंधु घाटी सभ्यता की बृहद स्नान घर की खोज की गई थी। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की बृहद स्नान घर की खोज की गई थी, ये कहाँ पर किया गया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये मोहनजोदड़ो में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की बृहद स्नानगिरी की जो खोज किया गया था ये कहाँ पर, तो ये आपके मोहनजोदड़ो में किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो बताइए कि किस में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है ऋग्वेद में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा।
वही अगर हम बात करें कि गायत्री मंत्र का जो रचना काल है, यानी कि रचना जो काल है, यानी कि समय जो ये कब माना जाता है, तो ये आपका 1500 ईस्वी ये पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि गायत्री मंत्र का जो ये रचनाकार जो ये रचना जो हुआ है इसको कब माना जाता है, तो इसको 15 ईस्वी पूर्व माना जाता है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये ऋग्वेद में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 30 नंबर में पूछा रहा है कि प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी, तो बताइए कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसके दरबार की शोभा थी, तो ये आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में पर्सियों की प्रसिद्ध नौरोज की शुरुआत की। बताइए कि भारत में पर्सियों की प्रसिद्ध नौरोज की शुरुआत जो है ये किसने की थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये वल्बन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय या जाति मत पूछे, किसकी उक्ति है। तो बताइए कि किसी व्यक्ति से जाति या संप्रदाय ना पूछे, ये किसकी उक्ति है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो ये आपका रामानंद की उक्ति है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 33 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल है। तो बताइए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल जो है ये कौन सा शहर है, तो ये आपके कोलकाता है। इसको पिछली वीडियो में भी कई बार रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 34 नंबर में सिख खालसा की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो बताइए कि सिख खालसा की स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख खालसा की स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 35 नंबर में बताना है कि पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़ने की वजह देश के नियंत्रण को लेकर था। तो बताइए कि पर्सिया के शाह और मुगलों के बीच झगड़ने की वजह देश के नियंत्रण को लेकर था, बताइए किसके कारण से था, तो ये गजनी के नियंत्रण को लेकर के था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि कंधार को लेकर था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा रहा है कि पर्सिया के शाह और मुगलों के झगड़ने की वजह कंधार के नियंत्रण को लेकर था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 36 नंबर में पूछा जा रहा है कि डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ स्थापित किया था। तो बताइए कि डच ने सन 1605 में पहली बार भारत में अपने को कहाँ पर स्थापित किया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है ये देखिए यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो है मुसलीपट्टनम में जो है मुसलीपट्टनम में स्थापित था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका साइड हो जाएगा कि मुसलीपट्टनम में यह स्थापित किया गया था। अगर बात करें कि इसके द्वारा डच के द्वारा इसका जो फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था ये कब किया गया था, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि 1605 में किया गया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 37 नंबर में श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो बताइए कि श्रीरंगपट्टनम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये टीपू सुल्तान से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी ये अंगल मैसूर के युद्ध के दौरान हुआ था, और ये कब हुआ था ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये हुआ था आपका 1799 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 38 नंबर में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर लिखा है किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में। तो बताइए कि किस सूफी संत की दरगाह जो ये अजमेर में है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कि ये कहाँ जो है स्थित है, किस सूफी संत का जो दरगाह ये अजमेर में है, तो ये बाबा फरीद का है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आंसर जो यहाँ पर मोहिद्दीन चिश्ती का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, किस सूफी संत की दरगाह जो है अजमेर में स्थित है ये जो मोहिद्दीन चिश्ती की है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 39 में पूछा रहा है कि चार मीनार किसने बनवाई। तो बताइए कि चार मीनार जो है ये किसके द्वारा बनवाई गई, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है, तो ये जो कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर ये आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये कब बनवाई गई है, तो ये 1591 में बनवाई गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, ये आपके हैदराबाद में स्थित है जो कि तेलंगाना में पड़ता है, और तेलंगाना जो ये भारत का 29वां राज्य बना था, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 40 नंबर में पूछा जा रहा है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बताइए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये दामोदर को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि बिहार का शोक जो किस नदी को कहा जाता है, तो ये सिंधु नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका यहाँ पर बिहार का जो शोक कहा जाता है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि कोसी नदी को जो बिहार का ये शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 41 नंबर में पूछा जा रहा है
सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? तो बताइए कि सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस तट पर लड़ाई लड़ी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए किस तट पर लड़ाई लड़ी थी? तो ये झेलम नदी पर लड़ा था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि चूंकि ये पूछा गया था कि यहाँ पर श्रीनगर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई की थी, तो ये झेलम नदी के तट पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस सभापतित्व के आयोजित हुआ था? तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसके सभापतित्व में आयोजित हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए ये किसके सभापतित्व के आयोजित में हुआ था? तो ये WC बनर्जी के सभापतित्व में ये आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 43 नंबर में दिल्ली सल्तन किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी? तो बताइए कि दिल्ली सल्तन किसके आक्रमण से वस्तुतः खत्म हो गई थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो बाबर के जो सल्तन में यह खत्म हो गई थी, या ऑप्शन सी बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दिल्ली सल्तन जो है किसके आक्रमण पर? तो ये बाबर के आक्रमण पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 44 नंबर में निम्नलिखित में से किसको बीज गणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? तो बताइए कि बीज गणित का आविष्कार का श्रेय जो है ये किसको जाता है? तो ये आर्यभट्ट को जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दशमलव प्रणाली की जो खोज किया गया था ये किसके द्वारा? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। और शून्य की भी खोज जो ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है हेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था। तो बताइए कि हेनसांग के भ्रमण के दौरान सूती वस्त्र के लिए उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कौन सा शहर था? तो ये आपके मथुरा था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों के पतन में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो बताइए कि विलियम हॉकिंस किसके शासन में मुगलों के पतनों में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जहांगीर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर कि जहांगीर के दरबार में आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 47 नंबर में पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या की अगर हम बात करें कि कितनी है, तो ये आपका 18 है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पहली बार लगाया था। तो इंकलाब जिंदाबाद की नारा जो है ये किसके द्वारा पहली बार लगाया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये भगत सिंह के द्वारा लगाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 49 नंबर में यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। तो बताइए यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो सेलरी विलियम डेरेजियो थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि यंग बंगाल के नेता थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है 50 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम संयंत्र में शामिल था? तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम संयंत्र में षड्यंत्र में शामिल था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये अरविंद घोष शामिल थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आज इतने ही प्रश्न लेकर के आता है, 50 प्रश्न का डिस्कस किए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कंटिन्यूटी जो है यहाँ पर आपको रेगुलरिटी को मेंटेन करना है, तभी जो है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपका प्रिपरेशन हो पाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।